गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने उत्पादन फलन के संदर्भ में अध्ययन किया था। आज हम उत्पत्ति रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि उत्पादन फलन जो है वो दो प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं, जिसमें एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन जिसमें कुछ साधनों की मात्राएं स्थिर रहने पर अन्य एक या एक से अधिक साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, या फिर साधनों एवं उनसे प्राप्त उत्पादन में इस प्रकार का जो संबंध है वो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का विषय है, या उत्पत्ति रास नियम। उत्पत्ति रास नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन नियम है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम सर एडवर्ड वेस्ट ने 1815 में अपने लेख में किया, किंतु इसकी विस्तृत जो व्याख्या है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, मार्शल आदि ने की। बाद में आधुनिक अर्थशास्त्रियों जिनमें प्रोफेसर बेनहम, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, बोल्डिंग, सैमुएल्सन, स्टिगलर आदि अर्थशास्त्रियों ने इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति रास नियम केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू होता है, जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि यह नियम सार्वभौमिक है, अर्थात केवल कृषि में ही नहीं, उत्पादन के सब क्षेत्रों में ये लागू होता है। तो हम आज ये जो नियम है, इस नियम की परंपरागत या व्याख्या और जो आधुनिक दृष्टिकोण से जो व्याख्या की जा सकती है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं परंपरागत व्याख्या। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों प्रोफेसर एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो आदि ने उत्पत्ति रास नियम को केवल कृषि से जोड़ा। मार्शल ने भी इसकी व्याख्या कृषि के संदर्भ में ही की। उनके अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी है कि उनके अनुसार यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो सामान्यतः कृषि में प्रयुक्त श्रम एवं पूंजी की मात्रा में वृद्धि से कुल उत्पादन में अनुपात से कम वृद्धि होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर खेती के ढंग में या कृषि कला में कोई सुधार नहीं होता है और भूमि की मात्रा को स्थिर रखते हुए श्रम एवं पूंजी की मात्रा को यदि बढ़ाया जाता है तो इससे कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती है, परंतु उत्पादन जो है वो साधनों में होने वाली वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ता है। अर्थात उन्होंने ये कहा कि जैसे एक निश्चित भूभाग पर जो जो पूंजी और श्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, त्यों त्यों हमारा जो सीमांत उत्पादन है उसमें क्रमशः कमी होती जाती। और ये संभव है कि प्रारंभ में तो कुछ समय एक निश्चित बिंदु तक तो सीमांत उत्पत्ति घटने के बजाय बढ़ सकती है, पर एक निश्चित सीमा के बाद में श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि से या उनके प्रयोग से सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है, जैसा कि हम आगे रेखा चित्र में इसको स्पष्ट करते हैं। तो मार्शल ने इस नियम की व्याख्या कृषि में सामान्य प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए करी, जबकि जो आधुनिक व्याख्या है अर्थात जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस नियम को सर्वव्यापी बना दिया। उनके अनुसार ये नियम केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू नहीं होता बल्कि उत्पादन के सब क्षेत्रों में लागू होता है, अर्थात उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र में यह नियम लागू होता है। उनका कहना है कि यह नियम इस नियम के लिए आवश्यक नहीं है कि केवल भूमि ही स्थिर साधन हो,
किसी भी एक साधन को स्थिर रखकर यदि अन्य साधनों को बढ़ाया जाता है तो यह नियम जो है वो क्रियाशील होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम की व्यापक क्रियाशीलता पर जोर देते हुए इस नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नाम दिया। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस नियम को अनुपातों का नियम, प्रतिफलों का नियम, सीमांत उत्पादकता रास नियम आदि नामों से पुकारा। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको सीमांत भौतिक उत्पादकता सिद्धांत, गिरती हुई सीमांत भौतिक उत्पादकता सिद्धांत कहना वो इसको पसंद करते हैं, जबकि सैमुअल्सन और जॉन रॉबिन्सन तो इसे उत्पत्ति रास नियम या रासमन प्रतिफल नियम के नाम से ही पुकारते हैं। तो इसकी जो परिभाषा दी है, जैसे प्रोफेसर बेनहम का कहना है कि उत्पादन के साधनों के संयोग से किसी एक साधन के अनुपात को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत और औसत उपज जो है वो घटने लगती है। इसमें बेनहम ने इस नियम का जो संबंध है वो सीमांत और औसत उत्पादन से किया। प्रोफेसर स्टिगलर जो है उन्होंने भी, स्टिगलर, बोल्डिंग, इन्होंने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी। स्टिगलर के अनुसार यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की समान इकाइयाँ जोड़ी जाए या बढ़ाई जाए तो एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पत्ति में कमी हो जाएगी। इन सब परिभाषाओं में तो अन्य सब साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने से सीमांत भौतिक उत्पत्ति में कमी के आधार पर उन्होंने इस नियम की, उत्पत्ति रास नियम की व्याख्या की। लेकिन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो है वो ये कहती हैं, उन्होंने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। उनके अनुसार उत्पत्ति रास नियम ये बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए एवं अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। अर्थात इन सब का ये मानना था कि ये जो क्रमागत, इन सब की परिभाषाएं वैज्ञानिक है और उपयुक्त है, और इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो क्रमागत उत्पत्ति रास नियम है वो एक सार्वभौमिक नियम है और ये केवल कृषि पर ही लागू नहीं होता बल्कि उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। अर्थात अगर स्थिर साधनों की मात्रा के साथ कुछ साधनों की अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद में सीमांत उत्पत्ति में कमी होती ही होती है। अब हम इसको एक तालिका के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसा कि हम इस तालिका में देख रहे हैं कि जो श्रम है वो परिवर्तनशील साधन हमने लिया है, फिर उस परिवर्तनशील साधन का कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, इनके माध्यम से हम इसको इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम ये बता दें कि जो कुल उत्पादन है उसका मतलब उसका तात्पर्य होता है कि उत्पादन की जिन साधनों को हमने काम में लिया है उनके द्वारा प्राप्त कुल सामूहिक उत्पत्ति को कुल उत्पादन का नाम देते हैं। औसत उत्पादन का तात्पर्य है जो कुल उत्पादन हमने प्राप्त किया है उसमें काम में ली जाने वाली जो साधन की इकाइयां हैं उनका यदि हम उनसे यदि हम विभाजित कर दें कुल उत्पादन को तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और सीमांत उत्पादन का तात्पर्य है कि कुल उत्पादन में जितनी इकाइयों के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है यदि उसमें एक और इकाई की वृद्धि कर दें तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी, अर्थात अन्य साधनों की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब हम ये जो तालिका है इसमें हम इसके माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं कि उत्पादन के हम विभिन्न साधनों को प्रयोग कर रहे हैं तो अन्य साधनों को तो हमने स्थिर रखा है और हमने श्रम की उत्तरोत्तर
जो परिवर्तनशील साधन लिया उसमें हम श्रम की मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि जो हमारा कुल उत्पादन है वह 3 इकाई तक तो तेज गति से बढ़ता है, अर्थात जो कुल उत्पादन हम कर रहे हैं वहाँ पर 4 इकाइयों तक तो उत्पादन हमारा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में जो उत्पादन है उस उत्पादन में वृद्धि की जो दर है वो कम होने लग जाती है, लेकिन कुल उत्पादन बढ़ता है। 7वीं इकाई तक तो हमारा जो उत्पादन है, तीसरी इकाई तक तो उत्पादन बढ़ रहा है, 7वीं इकाई तक घटती हुई दर से बढ़ता है और 8वीं इकाई पर हमारा जो कुल उत्पादन है वो कम हो जाता है, अर्थात हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इसको हम जैसे 1 इकाई हमने काम में ली तो हमारा कुल उत्पादन 20 हुआ, दूसरी इकाई के काम में लेने पर हमारा कुल उत्पादन 50 हो जाता है, अर्थात हमारा औसत उत्पादन 50 में हमने 2 का भाग दिया, 2 इकाइयों से विभाजित किया तो औसत उत्पादन 25। और सीमांत उत्पादन अर्थात पहली इकाई के बाद हमने एक और अतिरिक्त इकाई का काम में लिया तो हमारे कुल उत्पादन में 30 के बराबर वृद्धि होती है, तो हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो 30 है। तीसरी इकाई के काम में लेने से उत्पादन 90 हो जाता है। कुल उत्पादन औसत उत्पादन 30 है और हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो 40 है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो हम कुल उत्पादन में जो हमारी वृद्धि हो रही है वो तीसरी इकाई तक तो तेज गति से उत्पादन में वृद्धि होती है, अर्थात जो उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर से हो रहा है। अर्थात जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो F बिंदु है वहाँ पर जो K बिंदु है वहाँ तक तो जो कुल उत्पादन है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमारा औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और हमारे सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। जैसा कि हम इस रेखा टेबल में भी देख सकते हैं कि तीसरी इकाई तक हमारा औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो जो कुल उत्पादन में वृद्धि की दर है वो तेज होती है। दूसरी अवस्था अर्थात जो कुल उत्पादन है वो T बिंदु तक बढ़ता तो है, लेकिन उसके जो बढ़ने की दर है वो घट जाती है, क्योंकि हमारा औसत और सीमांत उत्पादन दोनों घट रहे हैं। अब हम इस टेबल में ये देख सकते हैं कि चौथी, 5वीं, 6ठी इकाई में कुल उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जो वृद्धि की दर है वह कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कुल और सीमांत उत्पादन है वह भी घट रहा है और जो औसत उत्पादन है वह भी घट रहा है। जैसे चौथी इकाई पर औसत उत्पादन 30 है, 5वीं इकाई पर 28 है, 6ठी इकाई पर 25 है और सीमांत उत्पादन भी चौथी इकाई पर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो कुल उत्पादन है वो 120 से 40, 150 अर्थात वो बढ़ तो रहा है, लेकिन उसके बढ़ने की गति कम है। क्यों? क्योंकि जो हमारा औसत और सीमांत उत्पादन वह गिरता जा रहा है। कुल उत्पादन T बिंदु पर अधिकतम हो जाता है, उस बिंदु के बाद में कुल उत्पादन में कमी आने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो 7वीं इकाई पर तो हमारा कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, क्योंकि इस S बिंदु पर हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो 0 हो गया, अर्थात ये हमारी जो उत्पादन की अधिकतम स्थिति है, जहाँ पर कुल उत्पादन 150 के बराबर अधिकतम है 7वीं इकाई पर। उसके बाद भी यदि हमने परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करी, अर्थात 7 के बाद में हमने 8वीं इकाई का और प्रयोग किया, तो कुल उत्पादन भी घट रहा है, औसत भी घट रहा है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। चूँकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया है इस बिंदु पर, इसलिए हमारे कुल उत्पादन में कमी प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार इस रेखाचित्र से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर जब अन्य साधनों की एक निश्चित मात्रा के साथ, सपोज करिए हमने भूमि की मात्रा को स्थिर रखा और परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की मात्रा जब अधिक लगाते हैं तो पहले सीमांत उत्पादन,
फिर औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन घटने लग जाता है। अर्थात जो परिवर्तनशील अनुपातों की नियम की ये जो व्याख्या है कि अर्थात जो पहली अवस्था है वो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था क्यों है, क्योंकि वहाँ पर औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से भी अधिक है और वो बढ़ भी रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। अर्थात इन दोनों के कारण हमारे कुल उत्पादन में तेज गति से वृद्धि होती। दूसरी अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर औसत और सीमांत उत्पादन है वो दोनों ही घट रहे हैं। और तीसरी अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है इसमें हम तीनों जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो तीन हमारे उत्पत्ति के जो नियम दिए गए थे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और रासमान नियम, इन तीनों नियमों को वो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, तीनों नियमों को एक ही नियम में स्पष्ट कर लेती है। इसलिए जो उत्पत्ति का केवल एक ही आधारभूत नियम है वो है उत्पत्ति ह्रास नियम, क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम और जो समता नियम है वो तो केवल उत्पत्ति ह्रास नियम की ही अस्थायी रूप है, क्योंकि अनंततः जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो घटने लग जाता है, जैसा कि हम इस रेखा चित्र और टेबल के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो तीसरी जो अवस्था है इसमें उत्पादन साधनों में निरंतर बढ़ते असंतुलन की दृष्टि होने से ये जो स्थिति है ये अनुपयुक्त मानी जाती। अब एक जो उत्पादक है वो इन तीनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में उत्पादन करना उसके लिए विवेकपूर्ण होगा। प्रथम अवस्था में वो उत्पादन, पहली और तीसरी जो दोनों अवस्थाएं वो उसमें उत्पादन करना उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रथम अवस्था में जो स्थिर साधन है वो परिवर्तनशील साधन के मुकाबले बहुत अधिक अनुपात में है, इसलिए जो स्थिर साधन है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। और जो तीसरी अवस्था है उसमें हमारा जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा का अनुपात है वो स्थिर साधन की तुलना में अधिक होने के कारण परिवर्तनशील साधन जो है उसका जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो हमारी कुल और औसत जो हमारी उत्पत्ति है उसमें कमी आने लग जाती है। इसलिए जो विवेकशील जो उत्पादक अवस्था है वह द्वितीय अवस्था कहलाती है। अब जो वह एन और एस इन दोनों बिंदुओं के बीच पर ही कहीं उत्पादन जो है कोई भी फर्म वो अपनी उत्पादन की इकाइयों को लगाएगी, और वह कहाँ उत्पादन करेगा, एक विवेकशील उत्पादक, जहाँ उसकी जो साधन वह जो लगा रहा है उन साधनों की कीमतें कैसी है। अर्थात एक जो उत्पादक है वो अपने उत्पादन साधनों की उतनी ही इकाइयाँ लगाएगा, एन और एस बिंदु के बीच में कहाँ उत्पादन करेगा, ये प्रचलित साधनों के मूल्यों पर जो साधन हैं उनका अनुकूलतम संयोग करके अधिकतम लाभ और अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में ही वह उस बिंदु पर अपने उत्पादन की प्रक्रिया को बंद कर देगा। अर्थात एक जो उत्पादक है वो श्रम की जो हमारी एन इकाइयों से कम और एस इकाइयों से अधिक को काम पे नहीं लगाएगा, इसलिए उसकी जो दूसरी अवस्था है वही उसकी उत्पादकता की उपयुक्त अवस्था कही जाएगी। अब हम ये देखें कि जो हमारा ये सिद्धांत है ये किन मान्यताओं पर आधारित है। इस नियम में ये मान लिया जाता है कि जो उत्पादन के जो साधन हैं वो एक साधन स्थिर है और अन्य साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है, या फिर एक साधन परिवर्तनशील जबकि अन्य साधन स्थिर होते हैं। दूसरा है कि ये जो नियम है ये उत्पादन की भौतिक मात्रा से संबंधित है, उसके उत्पादन मूल्य से संबंधित नहीं है। इसके साथ ही जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी वह काम में ले रहा है, जो टेक्निक वह काम में ले रहा है, उस उत्पादन की तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। साथ ही साथ जो उत्पादन की इकाइयां हैं
वो सब जो परिवर्तनशील और जो स्थिर साधन है, इनकी इकाइयाँ एक जैसी समरूप है, होमोजीनियस है, और परिवर्तनशील जो साधन है उसका छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन भी संभव, अर्थात वो विभाजनीय है। इसके साथ ही ये नियम उत्पादन साधनों का पहले से ही सर्वोत्तम संयोग मानकर चलता है। उसके बाद, उस स्थिति के बाद, उस सर्वोत्तम संयोग के बाद में यह नियम क्रियाशील होने लगता है। अब इस नियम के इन मान्यताओं के आधार पर ये नियम जो लागू होता है उसके कारण क्या है। ये नियम कृषि में ही नहीं वरन उत्पादन के सब क्षेत्रों में लागू होता है। तो इसके कुछ कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है कि एक या कुछ साधनों का स्थिर होना। उत्पत्ति के एक या कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है, जिससे जो परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा के बढ़ाने पर जो हमारे स्थिर साधन है उस पर दबाव बढ़ने लगता है और यह नियम क्रियाशील हो जाता है, क्रियाशील होने लगता है। फिर है साधनों की जो पूर्ति है वो सीमित होती है, अर्थात उत्पत्ति के कुछ साधन, जैसे हम ये मान लें भूमि की पूर्ति, तो अत्यंत ही सीमित होती है और उसे हम दीर्घ काल में बढ़ा भी नहीं सकते। तो जो साधन है उत्पत्ति के उन साधनों की जिनकी पूर्ति सीमित होती है, तो जब उत्पादन में वृद्धि के लिए जो स्थिर साधनों का संयोग है वो परिवर्तनशील साधनों के साथ जब किया जाता है तो एक सीमा के बाद में क्या होता है, ये नियम लागू होने लग जाता है। फिर है कि साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना या उनकी जो प्रतिस्थापन की लोच है वो सीमित होती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति रास नियम ये बताता है कि किसी एक साधन को अन्य साधन के स्थान पर एक निश्चित सीमा, उसकी जो प्रतिस्थापित करने की जो एक सीमा है वो निश्चित सीमा होती है, अर्थात उनकी जो आपसी प्रतिस्थापन की लोच है वो सीमित होने के कारण यह नियम उस सीमा के बाद में क्रियाशील होने लग जाता है। फिर है कि अल्पकाल में यदि कोई उत्पादक जो है वो उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन करता है तो ये नियम लागू होने लग जाता है, अर्थात अनुकूलतम स्थिति के बाद में अल्पकाल में एक उत्पादक का या एक फर्म का जो औसत लागत वक्र है वो यू आकार का होता है। उसके जिसके निम्नतम बिंदु पर फर्म की जो लागत होती है वो न्यूनतम होती है। इस बिंदु फर्म है या जो उत्पादक है वो इस बिंदु के दाहिनी ओर अर्थात न्यूनतम लागत स्तर पर पहुंचने के बाद में भी यदि वह उत्पादन करती है तो लागत बढ़ने के कारण ये नियम क्रियाशील हो जाता है। अब एक इस नियम का महत्व क्या है, अर्थात जो ये नियम है उत्पत्ति रास नियम, तो प्रोफेसर विकस्टीट का यह कहना है कि जो घटते प्रतिफल का नियम है वो उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि जीवन का नियम, अर्थात उत्पत्ति रास नियम की जो क्रियाशीलता है उसका अर्थशास्त्र और उत्पादन क्रिया में विशेष महत्व है। इसके महत्व को हम निम्न तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है ये अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का आधार है, अर्थात माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, उपभोग के क्षेत्र में जो रासमान सीमांत उपयोगिता है, वितरण के क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता का जो नियम है, ये सब जो नियम हैं ये इसी नियम पर आधारित हैं, अर्थात ये नियम सर्वव्यापक है, आधारभूत नियम है। और अर्थशास्त्र के बहुत सारे नियमों या सिद्धांतों का निर्माण इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। फिर है आविष्कारों का जन्मदाता है या आविष्कारों की प्रेरणा बनता है, अर्थात जो उत्पादन की नई नई विधियों के द्वारा इस नियम की क्रियाशीलता को रोकने का प्रयास करता है मानव, और इन आविष्कारों से इस नियम को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। इससे उत्पादन के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार हैं उनको करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि वो जो मानव है उत्पत्ति कार्यों में इस नियम को क्रियाशील
होने से रोकता है, तो उसके लिए वह नई नई तकनीक, नई नई आविष्कार या नई खोज करने का प्रयास करता है। फिर है जीवन स्तर पर प्रभाव। यदि किसी देश के उद्योगों में ये नियम बहुत जल्दी लागू हो जाता है तो उस देश में उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती। इसके विपरीत यदि ये नियम उद्योगों में बहुत लंबे समय तक लागू नहीं होता तो उत्पादन में और प्रति व्यक्ति आय के अधिक होने से लोगों का रहन सहन भी ऊंचा होगा। अर्थात ये जो नियम है ये उत्पादन क्रिया को, व्यक्तियों के जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है। फिर है जनसंख्या का प्रवास। इस नियम की जो क्रियाशीलता है वो जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि जब एक क्षेत्र में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण सीमांत उत्पत्ति घटती है तो जो जनसंख्या है वो एक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में प्रवास करती है। यदि ये नियम लागू नहीं होता तो जो एक ही खेत है या एक ही कारखाना है उससे विश्व की जितनी जनसंख्या उस सब की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश पर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात ये जो नियम है ये नियम सर्वव्यापक है, अनेक नियमों का आधार है, आविष्कारों का प्रेरक रहा है। इस प्रकार इस उपर्युक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नियम सर्वव्यापी है। यद्यपि मनुष्य की कार्यक्षमता और उत्पादन में उन्नति करके इस नियम की क्रियाशीलता को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है व्यक्ति या मानव, किंतु वह सदैव के लिए इसे समाप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा हो पाता तो जो मानव समाज है उसमें आज अनेक आर्थिक, जो मानव समाज है वो अनेक आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त हो जाता। धन्यवाद।